वो इतनी खूबसूरत और आकर्षक थी, फिर भी बहुत बुरी तरह हार गई। उस आदमी ने तुरंत किसी और से शादी कर ली। जाहिर है वो ये बात पचा नहीं पा रही थी कि आखिर वो हारी कहा, लेकिन उस आदमी की एक बात ने उसके सारे गुरूर को चकनाचूर कर दिया। ये सच है कि वो एक सिंगर थी और उसका पूरा दिन अमीर और ताकतवर लोगों के बीच गुजरता था। उसने बहुत से आदमियों की असलियत देखी थी और उसे प्यार पर से भरोसा उठ चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने ड्यूक पर भरोसा कर लिया। वो किसी और से ज्यादा बेहतर जानती थी कि ये एक आर्मी कैंप है और यहाँ किसी औरत के आने का मतलब है भेड़ियों की मांद में घुसना। फिर भी उसने रिस्क लिया, लेकिन वो फिर भी हार गई। वो किसी औरत से नहीं हारी, और नहीं इसलिए हारी कि वो उस आदमी को लुभा नहीं पाई, वो किस्मत से हार गई थी। उस आदमी को अपनी पत्नी का लेटर मिला कि वो प्रेग्नेंट है। उस आदमी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तब जाकर उसे समझ आया कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी मिन्नतें कर ले, वो हमेशा एक बाहरी इंसान ही रहेगी और कभी उसकी पत्नी की जगह नहीं ले पाएगी। क्या सच में एक पत्नी बिना कुछ किए ही जीत जाती है? ऐसा नहीं है। एक आर्टिस्ट कम से कम उसे छोड़कर किसी और के साथ नई शुरुआत कर सकती है, लेकिन एक पत्नी के साथ ऐसा नहीं है। उसके पास पीछे हटने या कोई और रास्ता चुनने का विकल्प नहीं होता। शादी के दिन वो दुनिया में सबसे ज्यादा खुश थी, लेकिन जब उसका पति जंग पर गया तो वो फिर कभी नहीं मुस्कुराई। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ? इसकी शुरुआत सोफिया और ड्यूक की शादी के दिन से होती है। सबको लगा कि ये किसी परियों की कहानी जैसा है। दोनों एक ही रुतबे के थे और बचपन के दोस्त थे, लेकिन एक इंसान जानबूझकर शादी में नहीं आया। पियरे अगले दिन जाकर पहुंचा और झूठी बधाई देने लगा। वो ड्यूक का सबसे अच्छा दोस्त था और सोफिया का बचपन का साथी। उसने आते ही सोफिया को एक बहुत महंगा स्कार्फ दिया और ड्यूक के सामने ही उनसे पूछ लिया। सबको लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन पियरे सीरियस था। सोफिया के जाते ही उसने सीधे ड्यूक से पूछ लिया, क्या तुम सच में सोफिया से प्यार करते हो? मैंने तो पहले कभी ऐसा नहीं सुना, मैं बस मजाक कर रहा था। वो मुंह से मजाक कह रहा था, लेकिन उसके मन में जहर भरा था। उसने ड्यूक की ही यूनिट में अपना ट्रांसफर करवाने की बात कही ताकि दोनों साथ रह सके। ड्यूक ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो खुद अपने हाथों से एक भेड़िए को घर ला रहा है। कभी कभी बहुत ज्यादा अच्छा होना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। उसी समय बॉर्डर पर हालात खराब होने की वजह से जनरल का लेटर आया कि ड्यूक को तुरंत वापस लौटना होगा। जाने से पहले सोफिया ने अपना क्रॉस उतारकर ड्यूक को दे दिया और कहा, चाहे जो हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वे दोनों एक दूसरे से जितना प्यार जताते, पियरे को उतनी ही नफरत होती। उसने मन ही मन कसम खाई कि सोफिया एक ना एक दिन मेरी होगी। एक बूढ़ी नौकरानी ने रोते हुए ड्यूक से गुजारिश की कि उसका पति स्टीफन जंग पर गया था और तब से उसकी कोई खबर नहीं है। अगर वो उसे मिले तो उसे एक लेटर लिखकर अपनी खैरियत बताने को कहे। ड्यूक मान गया। उसे नहीं पता था कि उसका ये वादा आगे चलकर उसकी जान बचाएगा। इस तरह ड्यूक और पियरे जंग के मैदान में चले गए और यहीं से सोफिया के बुरे दिन शुरू हो गए। ड्यूक के जाने के बाद सोफिया घर पर रोज सिर्फ एक ही काम करती, उसे लेटर लिखती। ड्यूक को सारे लेटर मिलते, लेकिन उसका कोई भी जवाब कैंप से बाहर नहीं जा पाता था। वे सब उस इंसान ने रोक लिए थे जो खुद को उसका भाई कहता था। पियरे ने करप्ट अफसरों की खुफिया जांच का बहाना बनाकर पोस्टमैन को पैसे खिलाकर खरीद लिया था। वो सिर्फ ड्यूक के लेटर रोकता था ताकि सोफिया तड़प तड़प कर अपने पति से पूरी तरह निराश हो जाए। एक लेटर का जवाब न आने पर चिंता होती है, 10 का जवाब न आने पर घबराहट होती है, लेकिन जब दर्जनों लेटर का कोई जवाब नहीं आता तो इंसान मान लेता है कि उसके पति का दिल बदल गया है। यही पियरे की घटिया साजिश थी। वो उसे जबरदस्ती नहीं छीनना चाहता था, वो चाहता था कि सोफिया खुद उसे छोड़ दे। छीनने वाला विलेन कहलाता है, लेकिन उसे खुद छोड़ने पर मजबूर करना सबसे बड़ा मानसिक टॉर्चर था। इससे भी ज्यादा घटिया बात यह थी कि पियरे ने एक और चाल चली और ड्यूक की पुरानी प्रेमिका को आर्मी कैंप में बुला लिया। ये वही सिंगर नादिया थी जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। नादिया सेंट पीटर्सबर्ग की सबसे ग्लैमरस औरत थी। उसे लगा कि इतने लंबे समय से अकेला ड्यूक खुद को रोक नहीं पाएगा, लेकिन ड्यूक ने न सिर्फ अपनी हदें पार नहीं की बल्कि नादिया को ऐसा सबक सिखाया कि वो दोबारा कभी बीच में आने की हिम्मत नहीं कर पाई। जब नादिया निराश होकर ड्यूक के कमरे से बाहर आई तो पियरे समझ गया कि उसका ये प्लान भी फेल हो गया है। लेकिन जब वो आ ही गई थी तो उसने सोचा, क्यों न मैं मौके का फायदा उठा लूं। मेरे दिल में कोई खालीपन नहीं है, भले ही उसने मुझे मना कर दिया हो, फिर भी मैं उसी से प्यार करूंगी। लेकिन क्यों? वो इतना अच्छा है, वो बिल्कुल अलग है, वो ड्यूक है। माफ करना, मुझे जाना होगा। पियरे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जिस औरत ने ड्यूक को घास नहीं डाली वो उसे भी रिजेक्ट कर रही थी, फिर उसकी क्या अहमियत रह गई? वो इस बेइज्जती को भूल नहीं पा रहा था और इसका बदला लेना चाहता था, लेकिन अभी उसके पास गुस्सा करने का वक्त नहीं था क्योंकि जनरल ने उसे अचानक बुला लिया था। जनरल ने उसके बारे में सब पता लगा लिया था। कैंप में आने से पहले ही उसे जुए की लत थी और उस पर भारी काराजा था। जाहिर है कि वो यहाँ लड़ने नहीं आया था। ऐसे में ड्यूक ने सामने आकर कहा कि पियरे को यहाँ बुलाना उसी का आइडिया था और वो अपनी गारंटी पर उसे कैंप में रख रहा है। इस पर जनरल ने भी बात वही खत्म कर दी, लेकिन पियरे के मन में ये बात थी कि ड्यूक ने उसे नहीं बचाया बल्कि अपनी एक चाल चली है, इसलिए उसने ड्यूक को थैंक यू तक नहीं कहा। इसके बजाय वो दौड़कर जनरल के पास गया क्योंकि उसके पास जनरल का एक राज था। रेजिमेंट में हाल ही में जो बीन्स आई थी वे सब खराब थी और खाने लायक नहीं थी, फिर भी बिल पर लिखा था कि वे बहुत महंगे दाम पर खरीदी गई है और ये सारा सामान जनरल की परमिशन से ही आया था। इत्तेफाक से वे बीन्स पियरे के पिता से ही खरीदी गई थी। बस उसके पिता से असली कीमत पूछने की देर थी और उनके पास सबूत आ जाता। फिलहाल ड्यूक इस मामले की जांच कर रहा था और पियरे ने कहा कि वो ड्यूक को रोक सकता है, वो सब कुछ संभाल लेगा। जनरल हैरान था कि पियरे उसकी मदद क्यों कर रहा है और उसे बदले में क्या चाहिए। वो बचपन से ही बुरा नहीं था, बस वो गरीबी और हार से डर गया था। लेकिन गरीब होना करप्शन करने का कोई बहाना नहीं है। फिर भी जनरल को ऐसे ही इंसान की जरूरत थी जो आर्मी के लिए सामान खरीदे और सप्लाई का काम देखे। इसमें हर डील पर अच्छा कमीशन मिलता था, लेकिन ट्रांसफर की रिक्वेस्ट देने और उसके अप्रूवल में वक्त लगना था। इसलिए पियरे अभी भी ड्यूक के साथ ही था। वो ड्यूक के साथ उस बड़े हमले में भी गया जहां जंग लड़ी जा रही थी। सोफिया अभी भी लेटर का इंतजार कर रही थी। कोई और होता तो कब का नफरत करने लगता, लेकिन वो नहीं। उसने एक ऐसा काम किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उसने मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी। गांव के
एक डॉक्टर की छोड़ी हुई मेडिकल की किताब उसने जो एक बार खोली तो फिर कभी बंद नहीं की। उसे लैटिन भाषा नहीं आती थी तो उसने एक एक शब्द खोजा। उसे पट्टी बांधनी नहीं आती थी तो वो बार बार खोलकर बांधती थी। वो डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, वो बस इस एहसास से तंग आ चुकी थी कि वो कुछ नहीं कर सकती। उस फीलिंग को हर औरत समझ सकती है, लेकिन उसकी सास उसे पढ़ने नहीं देती थी और कहती थी कि औरतों को मेडिकल की किताबें नहीं पढ़नी चाहिए बल्कि अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए या सिलाई ढाई करनी चाहिए। पर उसने एक न सुनी और बहाने से गांव के डॉक्टर के साथ जाकर डिलीवरी और गरीब लोगों के इलाज में मदद करने लगी। फिर एक दिन उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद सास ने उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए। उसे पति का लेटर तो नहीं मिला, लेकिन पियरे जरूर आ गया। वो उसके पति के जंग में मारे जाने की खबर लेकर आया था। उसकी बातों से उस दिन का पूरा मंजर समझ आ रहा था। उस बड़े हमले के दिन हर तरफ गोलाबारी हो रही थी। ड्यूक अपने सैनिकों को लेकर सबसे आगे था और पियरे उसके पीछे था। फिर हर तरफ बम फटने लगे, बहुत सारे सैनिक मारे गए और सेना बिखर गई। वो पागलों की तरह मदद के लिए भागा। उसने देखा कि ड्यूक एक घोड़े के नीचे दबा हुआ था और हिल भी नहीं पा रहा था। सच तो यह था कि उसने जानबूझकर ड्यूक को नहीं बचाया, लेकिन उसने कहा कि ड्यूक ने ही उसे मदद लाने भेजा था। उसने अपनी कायरता को अपनी ड्यूटी बता दिया। उसने ये भी कहा कि उसे गोली लगी, फिर भी वो मदद ले आया, लेकिन वहां एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। शायद ड्यूक भी किसी तोप के गोले से जलकर राख हो गया था। इतना कहकर उसने जनरल का साइन किया हुआ डेथ सर्टिफिकेट निकाला। सोफिया ने जैसे ही उसे खोला, उसका एक एक शब्द उसके पेट में चाकू की तरह चुभने लगा और इस तरह उसका बच्चा गिर गया। लेकिन वो डेथ सर्टिफिकेट पियरे जानबूझकर लेकर आया था। उसका पति मर गया, उसका बच्चा भी नहीं रहा। एक ही रात में उसने सब कुछ खो दिया। घर में शोक का माहौल था। सास रो रही थी और ससुर चुप थे। सबने उसे दिलासा दिया और दूसरी शादी करने को कहा। उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन वो बिना काले कपड़े पहने ब्रेकफास्ट के लिए आई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। और आते ही उसने सबसे पहले अपनी सास से भी काले कपड़े बदलने को कहा। वो पागल नहीं हुई थी, उसे बस इस बात पर यकीन नहीं था। वो नहीं मानती थी कि किसी की जिंदगी का फैसला कोई और कर सकता है। अपनी किस्मत वो खुद लिखेगी। उसे बस ये जानना था कि उसके पति को कहाँ दफनाया गया है ताकि वो वहाँ जा सके। पियरे बहुत घबरा गया और बोला कि वहाँ सबको एक साथ दफनाया गया है। सोफिया ने फिर पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि उसे वही दफनाया गया है? पियरे ने कहा कि उसे पक्का नहीं पता, क्योंकि वो उस वक्त अस्पताल में था। इतना कहकर वो अपने घाव को पकड़कर दर्द का नाटक करने लगा और वहाँ से खिसकना चाहा, लेकिन सोफिया को उसकी फिक्र हुई और उसने डॉक्टर को उसका घाव देखने को कहा। इतने प्यार से पूछने पर पियरे मान गया, लेकिन डॉक्टर ने देखते ही कहा कि गोली शरीर के आर पार हो गई है। इतने पास से कोई दुश्मन गोली कैसे मार सकता है? पियरे ने खुद को संभालते हुए कहा कि डॉक्टर उसे बदनाम कर रहा है और उसने ड्यूक के पिता से उसकी शिकायत भी कर दी। सोफिया ने बाहर आकर बताया कि उसने खुद को ही गोली मारी है। वो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। वो बस इतना जानना चाहती थी कि क्या किसी ने उसके पति को मरते हुए देखा है। मैं। लेकिन एक औरत अपने पति को ढूंढने के लिए फ्रंटलाइन पर कैसे रह सकती है? तुम वहां भी तो तुम्हें वापस भगा दिया जाएगा। सबने उसे हार मान लेने को कहा। उस जमाने में हार मान लेना ही औरतों की सबसे बड़ी खूबी मानी जाती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक तरीका ढूंढ निकाला, एक ऐसा तरीका जिससे सबकी बोलती बंद हो जाए। पति के मरते ही वो सीधे कॉन्वेंट में चली गई, दुनिया छोड़ने के लिए नहीं बल्कि अपने पति को ढूंढने के लिए। यहाँ आने वाली औरतें या तो बहुत अमीर होती थी या बहुत रसूखदार। आम इंसान तो अंदर कदम भी नहीं रख सकता था। वो एक डचेस थी और यही पहचान उसका पास बन गई। यहाँ पहली बैच की मिलिट्री नर्सों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। सिर्फ सबसे खतरनाक फ्रंटलाइन पर जाकर ही उसे अपने पति को ढूंढने का मौका मिल सकता था। बाकियों को एग्जाम देने की हिम्मत जुटाने में 3 महीने लगते थे, पर उसने एक ही महीने में सब पास कर लिया। ऐसा नहीं था कि उसमें बहुत टैलेंट था, बल्कि उसे अंदर से लग रहा था कि उसका पति अभी जिंदा है। उसने घर पर ही मेडिकल की सारी किताबें घोट कर पी ली थी, गांव के डॉक्टर के साथ डिलीवरी करवाई थी और खून खराबा देखा था। उसने ना सिर्फ सिस्टर्स ऑफ मर्सी का मेडल जीता, बल्कि सारा नाम की एक पक्की सहेली भी बना ली। उसे ये भी पता था कि सारा के पिता एक बहुत ताकतवर जनरल है। लेकिन फ्रंटलाइन पर कदम रखने के बाद ही उसे समझ आया कि जिंदा नर्क किसे कहते हैं। एक सैनिक का पैर काटना था, पर वो बुरी तरह छटपटा रहा था। बिना पैर के वो कैसे जिएगा? सोफिया ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर एक लफ्ज नहीं निकला। तभी हेड नर्स वहां आई और सिर्फ 3 बातें कही, जिससे वो सैनिक एकदम शांत हो गया। उसने सीख लिया था कि कैसे एक निराश इंसान को संभाला जाता है। लेकिन सर्जरी के बाद भी वो सैनिक नहीं बचा। अब वो खुद को रोक नहीं पाई। उसे लाशों से डर नहीं लगता था। दुख तो इस बात का था कि पूरी जान लगाने के बाद भी वो इंसान नहीं बचा। हेड नर्स ने उसे कोई दिलासा नहीं दिया, बस इतना कहा कि यहाँ आंसुओं का कोई काम नहीं है। उसने अपने आंसू पोंछे और मुड़कर अगले मरीज की देखभाल में लग गई। लेकिन अगली चुनौती जंग के मैदान से भी ज्यादा खतरनाक थी। मिलिट्री अस्पताल में एक औरत आई, नीना, जो अफवाहों के मुताबिक उसके पति की लवर थी। नीना ने सोफिया से उसके होम टाउन के बारे में पूछा। सोफिया के बताने पर नीना को लगा जैसे उसे कोई अपना मिल गया हो और वो अपने आप ही ड्यूक के साथ अपनी लव स्टोरी सुनाने लगी। अफसोस की बात है कि कुछ समय पहले उनकी मौत हो गई। शायद तुम उन्हें जानती हो, वो सबके चहेते एलेक्स थे, काफी अमीर। हाँ बिल्कुल, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। सच में? नीना का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो पीछे भागते हुए आई और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगी कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर से इतनी दूर? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें बता दी। हाँ, मैं उम्मीद से थी, लेकिन मैंने अपना बच्चा खो दिया जब मुझे पता चला कि मेरे पति की मौत हो गई है। और मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि वो मर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे बीच जो भी था वो बहुत पुरानी बात है। वो तुम पर बहुत भरोसा करते थे। मुझे माफ कर दो। अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रहा। सोफिया ने मुंह से तो उसे माफ कर दिया, लेकिन अंदर से उसे लगा जैसे किसी ने सीने में छुरा घूम दिया हो। उसने इतनी सारी चिट्ठियां लिखी, पर उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। पता चला कि उसके अफेयर के बारे में बाहर वालों को पहले से सब पता था। यहाँ तक कि उसकी प्रेगनेंसी की बात भी उसके पति और दूसरी औरतों के बीच गपशप का हिस्सा
गुस्सा बन गई थी। उसका भरोसा पूरी तरह टूट गया था। अब उसे आगे डटे रहने की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। हेड नर्स ने सारी बात सुनकर बस एक सवाल पूछा, क्या तुम हर पल खुश रहती हो? तुम्हें याद है कि मेरी एक फ्रेंच आदमी से शादी हुई थी? हाँ, मुझे याद है। शादी से पहले फिलिप ने अचानक मुझे प्रपोज करने का फैसला किया। उसने मुझे उन सारी औरतों के बारे में बताया, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। क्यों? अगर वो दूसरी औरतों को जानता था लेकिन उसने मुझे चुना और मुझे अपनी पत्नी बनाया, तो इसका मतलब है कि मैं उन सबसे जीत गई। उन सबसे मुझे उन औरतों के बारे में जानने की क्या जरूरत जिनसे उसने शादी नहीं की? गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन तभी जब उसकी कोई वजह हो। सोफिया ने फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन से हेड नर्स उसके लिए एक बड़ा सहारा बन गई। लेकिन तभी नीना ने एक ऐसा काम किया जिसका उसे जिंदगी भर पछतावा रहेगा। उसने पीटर को बता दिया कि सोफिया मिलिट्री अस्पताल में है। उसे लगा कि पीटर ड्यूक का अच्छा दोस्त है और वो उसका ख्याल रखेगा, उसे दिलासा देगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ड्यूक की मौत के पीछे असली मास्टरमाइंड पीटर ही है। उसने ये सब सिर्फ उसकी बीवी को पाने के लिए किया था, लेकिन सोफिया के मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी, बल्कि वो तो उसे एक मनहूस इंसान मानती थी। पर पीटर को अपने आप पर इतना घमंड था कि उसे लगा कि सोफिया के पास उसके पास आने के सिवा कोई चारा नहीं है। उसने जबरदस्ती करने और उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की ताकि वो पास्ट को भूलकर उसके साथ हेडक्वार्टर में एक नई शुरुआत करे। पीटर ने उसका पीछा नहीं किया और नहीं उसे गुस्सा आया। उसे लगा कि आज नहीं तो कल वो उसी की होगी। उसका ये ओवर कॉन्फिडेंस इस बात से आ रहा था कि उसने ड्यूक के सोफिया को लिखे सारे लव लेटर्स रास्ते में ही गायब कर दिए थे। उन चिट्ठियों के एक एक लफ्ज में गहरा प्यार और यादें छिपी थी। उन्हें पढ़ते हुए उसे बहुत जलन हुई और उसने सारे लेटर्स जला दिए। उनके प्यार को जला दिया, उनकी यादों को जला दिया, ड्यूक से जुड़ी हर चीज को जला दिया। उसे लगा कि उसने ये सब बड़ी चालाकी से किया है और किसी को पता नहीं चलेगा। पर सारा के पिता जनरल एलन पोस्ट ऑफिस पहुंच गए। जब जनरल ने वहां रुकी हुई चिट्ठियों को देखा तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। डाकिया दबाव नहीं झेल पाया और उसने सब उगल दिया कि किसी ने उसे मरे हुए ड्यूक की चिट्ठियां रोकने को कहा था। उन्हें शक था कि ड्यूक एक गद्दार है और जो इंसान गुपचुप तरीके से इस मामले की जांच कर रहा था उसका नाम पीटर था। जनरल एलन पीटर को नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने ये नाम याद कर लिया। एलन ने उसे नहीं ढूंढा, बल्कि पीटर खुद उनके पास आ गया। जंग खत्म होने वाली थी। दोनों देशों के बीच शांति वार्ता शुरू हो गई थी। एलन कैदियों की अदला-बदली करके सैनिकों को घर भेजना चाहते थे। पीटर उन्हें रोकने आया, पर उसने 3000 से ज्यादा तुर्की कैदियों को मार डाला था ताकि राशन बच सके। एलन ने सीधे उसके मुंह पर कहा कि वो ये सब देश के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए कर रहा है। और ये सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है? पीटर ने झूठ बोलना जारी रखा और एक गद्दार की जांच करने वाले अफसर का नाटक करके एलन पर दबाव बनाने लगा। ये आपका और तुर्कों का जो भी प्लान है उसे कंट्रोल कर लिया गया है। हाँ, आपको मुझे जवाब देना होगा कि आप मिलिट्री का पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, वो भी तब जब देश खतरे में है। मैं जवाब दूंगा अगर इसकी जरूरत पड़ी। उसने कैदियों को इसलिए मारा क्योंकि उसे पता था कि ड्यूक शायद जिंदा है। वो किसी भी कीमत पर उसे वापस नहीं आने दे सकता था। लेकिन सबसे पहले उसे उस डाकिये को मारना था जो राज नहीं छुपा पाया। जो राज नहीं रख सकता उसे मरना ही होगा। ड्यूक वाकई में जिंदा था। वो एक कैदी बन गया था। उसने और लेफ्टिनेंट एंड्रयू ने वहां से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फिर से पकड़े गए। जब उन्हें मौत की सजा दी जा रही थी तभी एक तुर्की कर्नल ने उसे पहचान लिया। कुछ महीने पहले ड्यूक और पीटर पेट्रोलिंग कर रहे थे और उनका सामना इस कर्नल से हुआ था। कर्नल हार गया और खाई के किनारे लटक गया था। पीटर उसे मारना चाहता था, पर ड्यूक ने उसे रोक दिया कि किसी निहत्थे को नहीं मारना चाहिए। कर्नल को वो चेहरा याद था। उसने फांसी देने वाले अफसर से कहा कि इस आदमी ने मेरी जान बचाई थी। उस अफसर ने अपनी तलवार नीचे कर ली और ड्यूक की जान बच गई। ड्यूक ने रिक्वेस्ट की कि एंड्रयू को भी छोड़ दिया जाए। कर्नल ने पैसे देकर एंड्रयू की जान भी बचा ली। ड्यूक ने कहा कि जंग खत्म होने पर वो ये पैसे जरूर लौटा देगा, पर वो लोग वहां से जा नहीं सकते थे। कर्नल उन्हें अपने घर नौकर बनाकर ले गया जब तक कि जंग खत्म न हो जाए। उसने खास तौर पर अपनी मां को बताया कि ड्यूक ने उसकी जान बचाई थी, पर जिंदा रहने का मतलब ये नहीं था कि वो सेफ थे। कर्नल के घर के नौकर रूसियों से नफरत करते थे, पड़ोसी नफरत करते थे, हर कोई उनसे खून का प्यासा था। रात को जब वो तबेले में सोने के लिए आंखें बंद ही करते कि कुछ लोग अंदर घुसकर उन्हें बुरी तरह पीटने लगते। ये किसी और का इलाका था। पलटकर वार करने का मतलब था मौत को दावत देना। जब तक कि कर्नल की मां वहां नहीं आई वो लोग नहीं रुके। उसकी मां ने आइडिया दिया कि वो लोग बारी बारी से सोएं, एक आदमी दरवाजे पर पहरा दे और कुछ गड़बड़ होने पर बाल्टी बजाए। नींद तो पूरी नहीं होती थी, ऊपर से काम भी सारा करना पड़ता था। कुछ ही समय में दोनों की हालत इतनी खराब हो गई कि वो अधमरे हो गए और उसी समय मिलिट्री अस्पताल में टाइफाइड फैल गया। ये एक छुआछूत की बीमारी थी। उन्हें एक नर्स चुननी थी जो अलग वार्ड में इन मरीजों की देखभाल कर सके। उसकी सहेली सारा सबसे पहले आगे आई। ऐसा नहीं था कि वो बहुत बहादुर थी, बल्कि वो सोफिया को बहुत अच्छे से जानती थी। उसे पता था कि सोफिया जरूर आगे आएगी। उसे पता था कि वो जरा भी नहीं सोचेगी और उसे ये भी पता था कि वहां अंदर जाने का मतलब है मौत पक्की। इसलिए सारा ने पहला कदम उठाया। मैं तो अकेली हूँ, मर भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी बात अलग है। तुम्हें अभी अपने पति को ढूंढना है। सोफिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने होंठ काट लिए और पूरी कोशिश की कि आंसू छलक न जाए, लेकिन किस्मत अच्छे लोगों का साथ नहीं देती। सारा ने मरीजों की अच्छे से देखभाल की, पर उसे खुद टाइफाइड हो गया। अब वो बचेगी या नहीं ये सब ऊपर वाले के हाथ में था। इससे भी बुरी बात यह थी कि सोफिया को पता चला कि जनरल एलन ही वो इंसान है जो कैदियों की अदला-बदली की बातचीत कर रहे थे। वो ही उसके पति को ढूंढने की इकलौती उम्मीद थे। लेकिन जनरल एलन को गोली लग गई थी। कहने को तो ये कैदियों का दंगा था, लेकिन असल में ये सब पीटर का ही किया धरा था। जब उन्हें मिलिट्री अस्पताल लाया गया तो वो खून से लथपथ थे। उनका बचना भी मुश्किल लग रहा था। सोफिया दोनों तरफ से फंसी थी। एक तरफ उसकी वो सहेली थी जो उसकी खातिर मौत के मुंह में थी और दूसरी तरफ उसके पति को ढूंढने की उम्मीद, पर वो किसी को नहीं बचा पा रही थी। वो कुछ नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि उसे छुपकर रोना पड़ रहा था। उसे नहीं पता था कि जिसने उसके सारे रास्ते बंद किए हैं वो वही इंसान है जो उसे खुशियां देने का दावा कर रहा था। पीटर। सोफिया हार चुकी थी, पर तभी उसकी मदद करने के लिए कोई आ गया। वो जनरल नहीं थे, सारा नहीं थी और ना ही नीना थी। वो एक ऐसा इंसान था जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हेलो दोस्तों, मैं हूं लिन, जो आपके लिए चुन चुन कर ऐसी बेहतरीन और अनसुनी सीरीज लाता हूं। हमें फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।